अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, इस फैसले की गूंज अभी भी शहर इक़्तिदार में बरकरार है। सब हैरान हैं, शशदर हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक आम राय है कि पाकिस्तान की आर्मी के ख़ास तौर पर ISI के शूबे को सरबराही उसकी करने वाले, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन ये कार्रवाई किस बुनियाद पर हो रही है? क्या मामला सिर्फ वही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले के ऊपर तहकीकात का कहा गया, एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाया गया, उसने तहकीकात की और फिर जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें यह बताया गया कि पोस्ट रिटायरमेंट भी बहुत सारे ऐसे मामला सामने आए हैं कि उनकी जो हरकत व सकनात थी वो आर्मी एक्ट जिनसे ममानियत करता है वो उसमें मुलव्वस पाए गए हैं। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ थी, इसके ऊपर भी बहस बरकरार है और पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इसी के गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। वज़रा बयान दे रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के बयानात आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि आखिरी वक्त तक कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनवा दिया जाए। ख्वाजा आसिफ हल्फ उठाकर बहुत सारी बातें बताते हुए नजर आते हैं और बदकिस्मती से लगता यह है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर गुज़श्ता चंद सालों से जो कुछ हो रहा है वो या अपॉइंटमेंट का चक्कर है या फिर एक्सटेंशन का चक्कर है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से एक और इंकशाफ भी किया कि उनकी अपनी सफ़ों में से यानी कि मुस्लिम लीग नवाज का कोई ऐसा रहनुमा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस कदर करीब ज़रूर था कि वो उनसे मुलाकातें भी कर सकता था, मशवरे भी दे सकता था, उसको इस काम के लिए बाकायदा रिक्रूट किया गया। रेत के पांव हैं, कितने खोखले हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग। ख्वाजा आसिफ साहब आज ये बात कहते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन यही DGI थे, इनके खिलाफ एक भरपूर कैंपेन मुस्लिम लीग नून की तरफ से चलाई गई। कहा गया कि ये शख्स जल्लाद है, कसाई है, ये वो शख्स है जिसने हमारा जीना दो भर किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट इमरान खान चलाने वाला है, हमारी लड़ाई सिलेक्टेड से नहीं, हमारी लड़ाई सिलेक्टर से है। और फिर अब वो ये इंकशाफ करते हुए नजर आते हैं कि 2019 में यही शख्स जिसके ऊपर ये तमाम इल्जामात ये लगाते रहे हैं, तो एक तरफ साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का मामला है, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडियाला जेल में गुज़श्ता रोज जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होने को है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो वो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान करेंगे। कारकुनों को सड़कों पर, गलियों पर, चौकों पर, चौराहों पर आने का कहा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई जुडिशियल पैकेज लाया जाता है और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनको एक्सटेंशन दी जाती है तो उस सूरत में भी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज किया जाएगा। साथ ही एक इंतहाई अहम मामला ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, पंजाब में जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी जो मामला जा चुका था लाहौर हाई कोर्ट, उस मामले के ऊपर भी समाअत 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रही है। इन तमाम मामलात पर मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नईम पंजोता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और कुछ ही देर में हमें अंजुम अकील साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, MNA हैं, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। हसन अयूब साहब बताएं ज़रा, ये फैज हमीद साहब के हवाले से ये गुफ्तगू क्यों चल रही है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो कुछ भी हो रहा है ये शायद उसकी बुनियाद पर हो रहा है? नहीं, बुनियाद वो नहीं है। बुनियाद यानी उसमें एक वजह ज़रूर ये भी है, लेकिन क्योंकि ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में आया था, कंवर मोइज साहब जो टॉप सिटी के मालिक हैं वो 184(3) की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो मैटर था वो रेफर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब ये मामला आया तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है वो आर्मी के जिम्मे ये किया और वहाँ से फिर एक मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर को डिप्यूट किया गया। वो मेजर जनरल साहब ने इसकी सारी इंक्वायरी की इन लेंथ। इसकी जो है वो इंक्वायरी करने के बाद कुछ सर्टन मटेरियल सामने आया जिसके ऊपर जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो फील्ड कोर्ट मार्शल है इसकी जो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अब इस वक्त जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं वो रिटायर्ड नहीं है, बल्कि उनको रीइंस्टेट कर दिया गया है। अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद यूनिफॉर्म के अंदर है और जो में इसलिए लाया गया है उनको ताकि उनके खिलाफ अब जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो जाए। अब उनको जारी बात है कि ये मिलिट्री की तहवील के अंदर हैं और वहाँ पर इनसे इन्वेस्टिगेशन भी यकीनी तौर पर वह जारी होगी। लेकिन ये मामला अब कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में जाएगा तो उनको एक फ्री ट्रायल मिलेगा, उनको एक जो है वो अपनी मर्जी का डिफेंस काउंसिल इंगेज करने की एक इजाज़त होगी
और ये आप मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहे हैं? जी, मिलिट्री कोर्ट की बात कर रहा जी। हूँ। ये मैटर इनका मिलिट्री कोर्ट में जाना है और अभी उसमें जो इनके खिलाफ चार्जशीट है वो मिलिट्री कोर्ट में जब वो चार्जशीट आएगी तभी वाजे होगा कि इनको यानी अगर तो इनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं जो कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं वो उसमें क्या चार्जेस आ रहे हैं और जो टॉप सिटी वाला मैटर है इसके अंदर क्या चार्जेस लगेंगे। नहीं, लेकिन बज क्या तो है? व्हाट इज द बज? क्या मुमकिन तौर पर ऐसा है जो पोस्ट रिटायरमेंट, जाहिर है कि एक शख्स इतने अहम ओहदे से रिटायर हुआ हो, ये कैसे मुमकिन है? और स्पाई मास्टर रहा हो पाकिस्तान का, उसको तो मालूम है कि ही इज अंडर सर्वेलेंस, ही इज अंडर वॉच। वो कैसे ऐसी कोई बेहतियाती कर सकते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हो सके? नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, बहुत बेहतियातियां तो उनकी, मतलब आपको सबको मालूम है जब वो कोर कमांडर पेशावर थे तब उन्होंने किस तरीके से इसमें वो पोस्ट रिटायरमेंट नहीं था। नहीं, वो पोस्ट रिटायरमेंट नहीं था, लेकिन उनकी जो ब्लंटनेस है वो तो आपके सामने है ना। वो जो कुछ कर गुजरे हैं वो तो पाकिस्तान की तारीख में किसी जनरल ने इस किस्म की क्रीज से बाहर निकलकर नहीं खेला। वो तो आपको मालूम है कि जो हमारे स्पाई मास्टर्स होते हैं वो कहीं भी जाते हैं मुल्क में, किसी भी दुनिया के किसी मुल्क में जाएं, वहां पर वो बड़े हिडन होते हैं। वो सरीना होटल में चाय का कप उठाकर तो चाय नहीं पी रहे होते ना, और फिर साफियों के सवालों के जवाब तो नहीं दे रहे होते वहां पर जो एम्बेसी के अमले के साथ। तो मतलब जो चीजें वो कर रहे थे वहां पर, जिस तरीके से वो ओपनली खेल रहे थे, उनकी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक किसी को जो है वो अभाम नहीं है। अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो कुछ किया, ये चीजें कुछ शायद मेरे इल्म में भी हैं, लेकिन मैं उस चीज को इस वक्त सामने नहीं लेकर आ सकता। लेकिन यकीनी तौर पर हसन अयूब, अब मुझे पंजोता साहब पे भी जाना है। आप एक बहुत ही अहम मामला, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले तक उस वक्त के आर्मी चीफ ने उन्हें अबेंडन नहीं किया था। ये आप जितनी भी बातें गिनवा रहे हैं, फिर इसमें तो मामला जो है वो साबिक आर्मी चीफ तक भी जाएगा। ये यानी कि आर यू सेइंग के वो बतौर पेशावर कोर कमांडर, और जब आप ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स देखते हैं, जब आप इन दोनों को मिलाकर देखते हैं, तो फिर तो मामला महदूद नहीं रहेगा यहां तक। नहीं, उस टाइम जब आप एक कोर को हेड कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना। आर्मी चीफ तो मजमूई तौर के ऊपर पूरे मुल्क को देख रहा होता है, और ना सिर्फ जो है वो कोर्स को देख रहा होता है बल्कि स्टाफ इंस्टीट्यूशन, पूरे इंस्टीट्यूशन को देख रहे होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आई बिलीव कि इस पर उस वक्त के अगर आर्मी चीफ उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते तो कर सकते थे। फिर इसी वजह से उनको जो पेशावर से भावलपुर पोस्ट आउट कर दिया था उन्होंने यानी 12 उन्होंने पेशावर कोर्ट से उनको भावलपुर भेजा। तो ये कुछ वजूहात थी तो जिसकी बुनियाद के पर उन्होंने वहां पर भेजा था उनको। एक चीज तो ये होगी, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी नहीं की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। शायद उस टाइम को वक्त की जरूरत थी या कुछ ऐसी उनका ऑब्जेक्टिव था, शायद वो हासिल करना चाह रहे थे। इसकी वजूहात तो जनरल बाजवा साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जनरल बाजवा ने पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। और आपको मालूम है कि जो DGISI होते हैं, आम तो आर्मी ऑफिसर के लिए 2 साल की पाबंदी होती है कि वो किसी किस्म की कोई भी पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन जो DGISI रहे हों वो कम से कम 5 साल उन्होंने खुद को मुल्की सियासत और इस किस्म के मामला से अलग रखना होता है। तो आई बिलीव कि इन 5 साल की दूर की बात है, उन्होंने 1 साल भी इंतजार नहीं किया, पहले जो हफ्ते से ही जो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज का आगाज कर दिया। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उन्हें सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होती। नईम पंजोता साहब, ये बताइए मुझे कि कुछ बयानात आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा था, फैज हमीद उसका बहुत बड़ा किरदार थे। जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो अब आपको गोला गंडा की तरह जो है वो ठंडे मीठे नजर आएंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका भी जोर टूट जाएगा। व्हाट्स योर टेक? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया हसन नकवी साहब। देखें, आज खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की हमारी, और जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी बातचीत वहां पर हुई। तो खान साहब को बड़ा वाज़ह क्लियर था कि ये फौज का इंटरनल मामला है, वो उसको देखें, अगर उनके हवाले से कोई मामला है तो वो उनका इंटरनल मैटर है। नंबर 2 बात उन्होंने ये की कि देखें, ये मैंने बताया कि मैंने कहा जी वो ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है, इसने ये स्टेटमेंट दी है, जिसकी आप दूसरे की बात कर रहे हैं, जो किसी के कहने पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे उसकी क्या आप बात करते हैं, क्योंकि जिसका हल्का ही नहीं है और उसे सेनेटर बना दिया, और इसी तरह से मोहसिन नकवी को बना दिया गया है, तो वो तो लाए जाते हैं ऐसे लोग, जाकर आप जहर उगलें, आप जाकर पर ये बात करें, किसी के ऊपर तोहमत लगाएं, इल्जाम लगाएं और ये करें। ख्वाजा आसिफ भी इसी तरह से स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो ख्वाजा आसिफ के बारे में उन्होंने कहा कि देखें, अगर जो स्टेटमेंट ये दे रहा है तो ये कह रहा है कि इसे उस वक्त ऑफर की गई थी, तो बिल्कुल इसके ऊपर आप आए और हर चीज कौम के सामने आनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं
कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, और 9 मई के साथ भी अगर ये मनसूख करने की बातें कर रहे हैं ये मिलिट्री ट्रायल की, तो ये एक अच्छा मौका होगा जहां पर आवाम के सामने हकायक आएंगे कि किसने सीसीटीवी फुटेज चुराई, किसके कहने के ऊपर एक साबिक वजीर आजम को अगवा किया, किसके कहने के ऊपर जो है वो वहां पर पहले जैसे वो शीशे टूटे हुए थे, कोर कमांडर हाउस में आग लगी हुई थी और लोगों को उकसाया जा रहा था, गाड़ियों से लोग सिविल कपड़ों में उतर रहे थे कि कोई रास्ते में रुकावट नहीं थी, और जो सारा किया गया। बल्कि खान बड़ा क्लियर उसमें कहते हैं कि वजीराबाद हमला हुआ, हमला हुआ, लाहौर जमान पार्क हमला हुआ, तीनों हमलों में हम हमेशा हमारी जमात पुरअमन रही। अचानक से तशद्दुद हो जाना था, अचानक से उसने आग लगा देनी थी, तो ये एक प्लान किया गया जिसके तहत हमें अंदर किया गया। लेकिन कोई भी ये लेकर इनके पास है नहीं, कोई भी ये ऐसी चीज कहते हैं कि वो आ जाएगा, उस यूट्यूबर को उठा लिया जाएगा, जैसे कह रहे थे कि यूट्यूबर उठाए जाने वाले हैं, व्लॉगर उठाए जाने वाले हैं, बहुत से लोग और उठाए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई एविडेंस होगी तो उठाया जाएगा ना, और फिर उसको साबित करना है। हाँ, ये कोर्ट मार्शल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मैं तो नहीं समझता कि किसी जगह के ऊपर जो है मिलिट्री ट्रायल जिस तरह से होता है, वहां पर किसी शख्स को भी, कोई सिविलियन को भी फेयर ट्रायल आज तक मिला हो, कि वहां कोई एक्सेस हो, लॉयर्स की प्रॉपर एक्सेस हो, मीडिया की एक्सेस हो, ओपन ट्रायल हो, या कानून के मुताबिक, वो तो 2 दिन में फैसला अपनी मर्जी का सुना देते हैं। लेकिन कोई अगर अप्रूवर की बात करेगा या पीटीआई की बात करेगा या कोई और चीज करेगा, तो हमारा भी मौका बिल्कुल बड़ा खुल के सामने होगा कि हम ये बिल्कुल कहेंगे कि जुडिशल कमीशन बनाकर और हर चीज जो है आई जाए। लेकिन खान साहब ने जिस बात ऐड की, उन्होंने ये कहा कि देखें बाजवा जो है, बाजवा की बीवी के अरबों रुपए कैसे उसके निकल आए। उन्होंने कहा कि बाजवा का भी तस्वुर कि किस तरह उसने एक आईनी वजीर आजम को हटाया, एक हुकूमत को हटाया, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त जो जनरल फैज डीजी थे, उनको हटाने के लिए क्या क्या इनको कहा गया कि आपकी एक्सटेंशन दी जाएगी, और जर्नैलों को जाकर कहा जाता कि इमरान खान उसे आर्मी चीफ लगाना चाहता है। तो ये एक ऐसी वहां पर एक प्लानिंग की गई जो कि हमारे खिलाफ की गई। तो ये सारी चीजें सामने हों और आनी चाहिए, और उनका एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने ये जो बात चल रही है, ये बताइए, ये जो बात चल रही है और ये दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स के साथ राब्ता था फैज हमीद साहब का, आप इसके आपके हवाले से आपके पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है? कौन लोग थे जिनका राब्ता था? देखें बड़ी क्लियर हमारा मौकफ है कि एक फॉर एग्जांपल फौज का कोई जनरल है, कोई डीजी है, कोई उस पोस्ट के ऊपर है, या आर्मी चीफ है, और उस कैपेसिटी में वो डिफेंस मिनिस्टर से राब्ता करता है या इंटीरियर मिनिस्टर से राब्ता करता है। रिटायरमेंट के बाद की बात हो रही है, एक अलग मामला है। हाँ, अगर आप ये लेकर आए कि किसी ने राब्ता किया कि उसको पैसे देकर खरीदो, इसको ले आओ, उसको ले जाओ, उसको ये करो, तो डेफिनेटली वो आपने सबूतों के साथ आना है ना। और अगर आपके पास ऐसी कोई चीज आज तक होती तो आज तक वो आ चुकी होती, क्योंकि आपने 200 से ऊपर केसेस बना दिए। कोई एक केस जिसमें आप एविडेंस ठोस लेकर आए हो, जिस बुनियाद के ऊपर वो केस टिक पाए हो, जो सजा आपने बंद कमरे के अंदर दी, जो ही ओपन कोर्ट के अंदर मामला आया वो खत्म हो गई। एविडेंस की बात की जाती है, जब हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए तो उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। सरगोदा एटीसी जज के पास आप मुकदमा लेकर गए, तो एटीसी जज ने लिखा है कि जो एविडेंस पेश की गई है उसे भी फैब्रिकेट किया गया। इस्लामाबाद में 3 मुकदमे थे 9 मई के हवाले से, जो खान साहब बरी हो गए कि प्रोसिक्यूशन का कोई एविडेंस ही नहीं। आपने मनसूख करना है ना कि आपका ये जुर्म है, आपकी माँ के ऊपर ये हुआ है, ये आपका कारकुन है, या ये आपकी माँ के ऊपर आग लगी, या आपने वॉइस मैसेज भेजा है, या आपने कॉल किया, या ऑडियो की है। और अगर फैज का कोई रोल लेकर आते हैं कि उसने कोई मदद की ऐसा सारा कराने में, तो वो सामने एविडेंस तो कौम के सामने लाई जाए, और ओपन हो। ये नहीं हो कि मिलिट्री के अंदर ही बैठ के कोई ऐसा कहे कि ये इमरान खान दूर हो गया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद हमें अंजुम अकील साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। अंजुम अकील साहब, गुफ्तगू हम कर रहे हैं जो कार्रवाई इस वक्त साबिक डीजीआईएसआई के खिलाफ चल रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से पहले एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ मेरे नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुजरिम हैं। मैं अपने साथ की हुई ज्यादतियों को माफ कर सकता हूं, लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया उसको माफ नहीं करेंगे। साकिब नसार साहब का नाम लिया था, आसिफ सईद खोसा साहब का नाम लिया था, उमर अता बंदियाल, एजाजुल एहसन साहब का नाम लिया था। उसके अलावा साबिक आर्मी चीफ का नाम लिया था उन्होंने, जनरल कमर जावेद बाजवा, और नाम लिया था उन्होंने फैज हमीद साहब का। अब कार्रवाई जो है वो एजाजुल एहसन साहब रिजाइन कर गए, फैज हमीद साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो एक तो ये बताएं कि ये क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कहने पर हो रही है, और मजीद ये जो बाकी नाम लिए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? रहीम, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। आपका नजीब खान साहब बैठे हैं और मेरे तरीके इंसाफ के रहनुमा बैठे हैं। देखिए,
क्या कहते हैं, एज यू सो सो सेल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो ये उनकी जो मियां नवाज शरीफ की 2 तिहाई की हुकूमत उसके खिलाफ साजिश करके उसको जब खत्म किया गया तो यकीन वो नवाज शरीफ साहब के साथ करवाए खिलाफ सुनवाई नहीं थी, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ करवाई थी, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ करवाई थी। तो हेलो जी जी अंजुम वकील साहब बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। अच्छा, तो ये कार्रवाई तो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ थी, और एक 2 तिहाई वाली हुकूमत जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रही थी और पाकिस्तान आगे जा रहा था, वो एक साजिश ये था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि उस वक्त DJI भी शामिल थे, आर्मी चीफ भी शामिल थे, लेकिन वो आप देखें कि इतना आसा गुजरने के बाद उस वक्त के DGI जनरल रिजवान अख्तर साहब थे मेरे ख्याल में। आप उनकी बात करें 2017 की, उसके बाद नवीद मुख्तार साहब थे, उसके बाद मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब थे, उसके बाद फैज हमीद साहब। उनकी कार्रवाइयां अपनी जगह थी साहब की, लेकिन एक बिलखसूस जो स्पेशली सामने आके मुल्क जो हुकूमत को मुल्क को डिस्टेबलाइज किया गया था, तो इनका एक वाज़ह किरदार था और मियां शहबाज नवाज शरीफ साहब ने नाम भी लिया था। और अब उस वक्त आप 2017 में देखें, आप 2017 में उस वक्त जब ये टॉप सिटी वाला केस हुआ था, तो उस वक्त जो निसार अली खान साहब ये मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था जी कि हमें नहीं है कि इसकी कार्रवाई क्यों की गई और मेरे जुडिशन में मेरे पूछे बगैर ये कार्रवाई क्यों हुई है। तो ये समझ सामने आ रही है, ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बाकी उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की क्या खिलाफ वर्जी की है, आर्मी जो उनका कानून है हमारे डिफेंस का क्या खिलाफ वर्जी की है, वो तो उसका अदारा ही जानता है उन्होंने क्या करवाई है। लेकिन सामने जो चीजें हैं वो आपके सामने यही है कि इन्होंने उस वक्त एक 2 तिहाई वाली हुकूमत को गिराने में इनका भी वाज़ेह किरदार था, और उसके बाद इमरान खान की अमायत किस तरह की गई थी, वो हुकूमत नहीं गिरी थी। वजीर आजम जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सजा हुई थी, आपके ही वजीर आजम थे। वो आप जो बात कर रहे हैं वो आज भी वही बात है। आज भी जो जुडिशरी कोई ना कोई बंदा मैनेज कर रहा है, उस वक्त कोई ना कोई मैनेज कर रहा था। तो ये सारे वो अभी जुडिशरी मैनेज हो रही है। बिल्कुल, मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों को मैनेज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन जो भी जुडिशरी है उसमें मैं नाम ही लेता किसी जज का या किसी खास अदालत का, लेकिन एक मैनेज किए जा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये अभी भी शायद बैठ के एक तरीके इंसाफ के लिए न सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि इससे सारी मैनेजमेंट भी वो कर रहे थे। तो वो आपका कोई शख्स ऐसा कितना ताकतवर, ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन है जो कर सकता है मैनेज? वो खुद भी जानते, आप भी जानते हैं, वो खुद भी जानते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसियां टॉप की एजेंसियां है और इंशाल्लाह इनसे खुफिया कोई चीज रहती नहीं है। इसलिए आज वो आस्था से अंजुम वकील साहब आपने बड़ी वेग सी और बहुत लंबी बात की है। आपने नाम, क्योंकि अगर आप मेंशन कर देते आप किस कोर्ट के बारे में कह रहे हैं, कौन सी वाली जुडिशरी मैनेज हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमने तो देखा है कि आपने एक जज हैं जिनको कहा था कि वो नेपोटिज्म कर रहे हैं और वो बाइस्ड हैं, और ये इल्जाम आपने वापस ले लिया। नहीं, वो बिल्कुल आपने वापस लिया, वो एक गलती की वजह से ऐसा लिखा गया। लेकिन बाद में किसी खास जज का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये मैनेजमेंट हो रही है और जिसका वाजह सबूत आपके फैसले आपके सामने बोल रहे हैं कि वो फैसले PTI के हाथ में दिए जा रहे हैं, जो फैसले वो उन्होंने मांगा ही नहीं था, जो कुछ वो उनको दिया जा रहा है। ये इसमें आपकी गुफ्तगू से तो इशारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके 8 जजेस की तरफ जा रहा है कि जो उन्होंने नहीं मांगा था, ये किसी ने मैनेज कर दिया। ये फेवर, हाँ बिल्कुल किसी ने मैनेज किया। ये इस तरह नहीं हुआ, ये किसी ने, ये सारे एक प्लान का हिस्सा था सारा। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन कौन शामिल है, ये जरूर कहूंगा कि इनका भी किरदार जो आज हमारे मौसूफ ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस तरह कोई DJI अरेस्ट हुआ है, लेकिन ये तो उनका दायरा बेहतर जानता है कि उन्होंने किस तरह संगीन कोई सही। अंजुम वकील साहब मेरे साथ रहे, अंजुम वकील साहब मेरे साथ रहे, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हसन अयूब साहब, अंजुम वकील साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो
जिसने नहीं मांगा था, तो ही इज मेंशनिंग अपना जो मखसूस नशिस्तों का केस है, तो इशारतन वो ये कह रहे हैं कि इनको मैनेज किया गया है। नून लीग के कुछ लोग कहते हैं कि इन जजेस की बीवियां जो हैं उनका क्रश है इम्मी, और एहसन इकबाल साहब ने फिर ये कहा कि चंद जर्नैलों और जजों की बीवियां और बच्चे उनकी वजह से उन लोगों ने कनाडी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। ये उसी तरफ इशारा आपके सवालात का जवाब देता हूं। पहले मैं दो बातें करना चाह रहा हूं। मेरे प्यारे भाई नईम हैदर ने बातें की। वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में किसी को फ्री ट्रायल नहीं मिलता। ये इमरान खान साहब को वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं या वो खुद बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ताजुब है कि क्यों करके ये इस किस्म की जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहले तो मेरे ख्याल के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किस तरह होता है आपको ये समझने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट में अगर किसी को सजा हो भी जाए तो इनकी इतला के लिए अर्ज है कि वहां से फिर आपके पास लीगल रेमेडीज जो अवेलेबल हैं, वो पहला फोरम होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको अपील की जा सकती है। उसके बाद जो सेकंड फोरम है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद आप हाई कोर्ट में जा सकती हैं, और हाई कोर्ट में भी अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो आपके पास आखिरी लीगल रेमेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अवेलेबल है। तो यानी आपका जो मामला है वो बेसिकली सेशन कोर्ट के ऊपर है। जो मिलिट्री कोर्ट है इज इक्वल टू सेशन कोर्ट, और वहां पर जो जज साहब बैठे हुए हैं वहां पर एविडेंस भी देखा जाता है। हाँ, 2 दिन में, 4 दिन में या 5 दिन में अगर आपको एतराज है तो बरतानिया के अंदर तो आजकल 4 घंटे में सजा जो है वो सुनाई जा रही है। तो क्या वहां पर इंसाफ नहीं हो रहा? तो बात ये कह देना, देखिए ट्रायल होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल भी होना चाहिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस को अगर अडॉप्ट करके वो ट्रायल होता है तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी बात है। जहां तक जनरल फैज हमीद साहब की इन्फ्लुएंस करने वाली अंजुम वकील साहब बात कर रहे हैं, तो जनरल फैज हमीद की बहुत सी प्रॉक्सीज आज भी जुडिशरी के अंदर मौजूद हैं। और एक जो प्रॉक्सी जो मैं क्या बात हूं कि वो अब दुनिया में भी नहीं रहे, जिनका चकवाल से ताल्लुक था सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में रिटायरमेंट के बाद आए थे और वो आज ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन बहरहाल और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने मतलब ओपनली रावलपिंडी बार में खिताब में बोल दिया था कि फैज हमीद साहब मेरे घर तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपने कन्विक्ट करें इनको आपने छोड़ना नहीं है, इंतखाबात से पहले मैं इनको जेल में देखना चाह रहा हूं। तो जो वो कर गुजरे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, मैं लोगों को एट्रीब्यूट करके बात कर रहा हूं। तो इसलिए थोड़ा सा हसन अयूब साहब जब आप ये बात करते हैं, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को कोट करते हैं, तो वो भी जब कोट करते हैं ना फैज हमीद साहब को, वो कहते हैं हमारी, तो हमारी से मुराद ये कि फैज हमीद नहीं और भी कोई लोग हैं। उन्होंने कहा जी फैज हमीद मेरे घर आया था। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत जाया हो जाएगी, हमारी में और कौन है। और जो मजे की बात ये है कि हमारी में कोई और नाम है या फैज हमीद साहब अपने लिए कहते थे? मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं ना, जो ये अल्फाज हमारी के लफ्ज अदा कर रहे थे वो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनका नाम है हामिद खान साहब। अदालत के अंदर वो ये इंकशाफ कर रहे थे और मैं वो सुन रहा था और मैं देख रहा था। तो अब नईम हैदर साहब बताएं कि हामिद खान साहब ने जो ये बात की थी जनरल फैज हमीद के बारे में, मेरा सवाल ये आपने लेके जाना है। तो मैं ये सवाल हामिद खान साहब ने ये बात दुरुस्त की है या ये हामिद खान साहब ने जो है वो बात हकायक के बरक्स की है? इस पर नईम हैदर का जो है ना मौक़िफ़ मैं सुनना चाहूंगा। मैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल लेता हूं। आप मुझे ये बता दें, आप ये जो बात अंजुम वकील साहब ने किया उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि आपने भी कहा कि आपकी कुछ ट्वीट्स भी मौजूद हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है और इसका जवाब देने का वक्त आ रहा है। तो क्या आप भी समझते हैं कि जिस तरह अंजुम वकील कह रहे हैं कि ये जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फॉर दैट मैटर और दीगर कोर्ट्स के, ये मैनेज हो रहे हैं और कुछ रिटायर्ड लोग इन्हें मैनेज कर रहे हैं? देखिए बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो बात बड़ी लाउड एंड क्लियर है, बड़ी ऑब्वियस है, अभी का कोर्ट रिपोर्टर और कोर्ट्स को समझते हुए देखते हुए जहां पर वर्किंग देखी है, तो यहां पर बिल्कुल मुफादात की जंग चल रही होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है चाहे वो हाई कोर्ट है। अब यहां से अब आगे चलते हैं, किसने क्या किया माजी के अंदर और कौन आज क्या कर रहा है। यानी आप ये देख लें कि जिस जजमेंट का हवाला दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों वाली, आपने को आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा फैसला सुना है जिसमें अपील को कर दिया हो अदालत ने डिसमिस और इंप्यून ऑर्डर को कर दिया हो सेट असाइड, और 187 इन्वोक वहां पर कर रहे हैं। वो वहां पर हो सकती है, बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है, ये वहां पर 187 इस्तेमाल कर सकती है कंप्लीट जस्टिस के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर सुनो जहां पर इवन के लॉ तक वाजे ना हो। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बड़ा वाजे था। 187 कहां इस्तेमाल हुआ? 187 बड़ा लिमिटेड उसका इस्तेमाल होता है, कंप्लीट जस्टिस के लिए होता हुआ है। अभी तो इन्वोक कर दिया, इस्तेमाल कर दिया, 187 को इस्तेमाल किया ना उन्होंने, और क्या किया है? इसके अलावा तो 185 की भाई 185 की अपील है,
तो कंप्लीट जस्टिस ही के नाम पर उन्होंने ये किया ना। अगर आपको पढ़ना नहीं आता या समझ नहीं है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। अभी शॉर्ट जजमेंट आया है, जो शॉर्ट भाई ऑपरेटिव पार्ट आ चुके हैं, उसकी डिटेल रीजनिंग आनी है। नो नो नो, नहीं पंजोता साहब, एक मिनट आपके व्यूअर्स के लिए, एक मिनट। जो शॉर्ट ऑर्डर होता है वो बेसिकली उसका ऑपरेटिव पार्ट है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के अंदर, नहीं उसमें बताना है, रीजन देनी है कि हमने ये फैसला क्यों दिया है। हाँ, तो उसमें बताएंगे ना कि हमने ये आर्टिकल इसको इन्वोक किया या नहीं। नहीं पंजोता साहब, आपने सवाल सुन लिया। हसन अय्यूब कहते हैं हिम्मत है, जवाब दें इस सवाल का। हामिद खान साहब वाला। लेकिन पहली बात तो यह है ना कि मुझे इस चीज का बड़ा अफसोस है कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर जाकर बैठ नहीं सका। इस प्रोग्राम जाके आता प्रेजेंट होता तो फिर मजा ही कुछ और आता, कोई बात ही और आती, क्योंकि सामने होता वो क्रॉस टॉक, बड़ा मजा आता है। अब यहाँ से मैं दरमियान में इसलिए नहीं बोल रहा था, मैंने कहा कि पता नहीं मेरी आवाज जाएगी या नहीं जाएगी, या लाउड जाएगी, स्लो जाएगी, ये क्या होगा। देखिए हसन साहब, आपका सवाल बड़ा वैलिड है और आपने सवाल किए, दूंगा। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब आप कहते हैं ना बीइंग रिपोर्टर, मैं ये कह रहा हूँ, तो फिर ये ना कहा करें कि एक तरफ आप झुकाव रखें। ताकत होती है न्यूट्रल, दोनों तरफ होती है। ये नहीं होता कि इस क्रिटिसाइज करो, इसको ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप दोनों को फिर क्रिटिसाइज किए करें। हमें बेशक मर्जी है जो कहें, आप अडयाला जेल का कुछ कहें, फलाने का कुछ कहें, कोई चांसलर की बात करें, जो मर्जी है, तो आपका अपडीद है, आपकी राय है। लेकिन दूसरी तरफ जो चोर इस वक्त बिठाए गए उनका भी जिक्र किया करें कि ये लोग जो डील करके आए हैं, लंदन प्लान के तहत आए हैं, उनको आज फॉर्म 47 के मुताबिक बनाया गया। देखिए हामिद खान साहब ने जो बात की है, हामिद खान साहब ने बात अपने अंदाज से की, अपना केस लड़ते हुए की, अपने मौकफ को, जो उनका केस, जो उनका जो क्लाइंट था को देखते हुए, या उनका जो केस उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उस वक्त के मुताबिक की। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते, और डेफिनेटली उन्होंने उस केस को देखते हुए उस वक्त की, ये बिल्कुल उन्होंने बात गलत, और ये उनकी अपनी जो है उस केस की हद तक उनकी स्टेटमेंट है, इसको हम एंडोर्स नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री के अंदर जो ट्रायल है वो बड़ा जबरदस्त होता है। देखें, एक कर्नल साहब बैठ जाते हैं, एक मेजर साहब बैठ जाते हैं ना, वहां पर मीडिया की एक्सेस है। आप आइन का आर्टिकल 10A जरा, आप आइन की दीगर दफात आर्टिकल्स पढ़ें, आपके पास जो है वो कानून मौजूद है, पीपीसी है, सीआरपीसी है, आपका एंटी टेररिज्म जो है वो एक्ट जो है वो मौजूद है, सारे आपके पास लॉ मौजूद है। लेकिन उन लॉज की मौजूदगी में आप जाकर एक ऐसा जो कि गवर्नमेंट के नीचे आता है, जो इस मुकदमे के अंदर मुद्दई है, मुद्दई ही क्या अदालत का रोल अदा करके वो इंसाफ दे सकेगा, बल्कि आप ये कह लें कि एक बंदे को कत्ल किया गया है या एक बंदे के ऊपर कत्ल का इल्जाम है, और जो मकतूल है उसके वारसीन जो है वो खुद ही बैठ के ये फैसला कर दें कि मेरा ये कातिल नहीं है, ये है, या मलबा उस पर नहीं डालना चाहिए, इस पर, ये तो इस तरह की बात है। पंजोता साहब, कोर्ट मार्शल आज तक कभी हुआ किसी का सिविलियन का? अदालत है तो एक इदारा है, मुकदमा हो, अदलिया हो, इंतजामी हो, एक अलग अलग उनके रोल है। तो अदालत, ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है कि आप सिविलियन लोगों को उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात, आग लगाने का मुकदमा है कि दहशतगर्दी हुई है, तो ये नहीं हुआ ना कि वहां पर खुफिया राज। पंजोता साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू कर रहे थे पंजोता साहब, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये किसी तरह फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। नंबर 2 बात ये है कि जहां पर जजेस की बात की जाए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 187 के तहत फैसला दिया और इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि हमें आजाद किया गया, इलेक्शन कमीशन की गलती को रिड्रेस किया गया। इस बात के ऊपर कोई बात नहीं करता कि अफवाह कैसे हुए, छापे कैसे हुए, गिरफ्तारियां कैसे हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई, लोगों को कैसे उठाया जा रहा था, पेपर्स कैसे छीने जा रहे थे, इनको के अंदर पार्टिसिपेशन इनकी नहीं करने दी गई, इनको जल्द से जुलूस की इजाजत नहीं दी, या उस वक्त रिगिंग क्या हुई, प्री पोल अलग, आफ्टर पोल अलग, और फॉर्म 47 के मुताबिक इनको जितवाया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो किया, वेबसाइट के ऊपर हमारे फॉर्म 45 अपलोड नहीं किया, फिर टेम्पर किया, फिर उनको हटाना पड़ा। ये सारी जो सूरत, जिसमें कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी बड़ा है, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व है धांधली के अंदर। 17 साल की लीड से लोग जीते हुए थे जिनको हराया गया, वो सारी बातें साइड पर हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सीटें इनका हक नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्विकली मुझे ये भी बताएं, मुझे ये भी बताएं, खान साहब ने जो कल और आज जो बात की है इमरान खान साहब ने जेल से की जा रही है, उनके पासपोर्ट निकाले जा रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या बातें की जा रही हैं कि फैसला जो है उनकी मर्जी के मुताबिक हो। पंजोता साहब, जेल से खान साहब ने कल और आज जो बात की है, स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, ये आपका फाइनल फैसला है? अगर मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद नहीं होता, एक्सटेंशन की तरफ मामला जाता है, जुडिशियल पैकेज आता है, तो आप ऑल आउट स्ट्रीट मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं?
बिल्कुल कर रहे हैं जी, अवाम बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार है और अवाम सड़कों पर निकलेगी। हम 12 आपको तनबीह कर रहे हैं, 12 आपको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में, कानून और आइन के मुताबिक मुल्क को चलने दिए जाए। बांग्लादेश में आज अवाम क्यों निकली है? क्योंकि वहां पर आपने देखा कि आइन और जो धज्जियां उड़ाई गई, और यही सूरत हाल पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की इकॉनमी दिन तबाही की तरफ जा रही है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। उसकी रीजन ये है कि आप लोगों को यहाँ पर बैठा दिया जिसको अवाम ने मैंडेट। लिहाजा अगर मुल्क को आपने आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आवाम की राय का एहतराम करना होगा। सही, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। सही पंजोता साहब, आप देखेंगे कि कप्तान पूरा पाकिस्तान, ठीक है पंजोता साहब, पंजोता साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ, वक्त कम रह गया। हसन अयूब साहब, स्ट्रीट मूवमेंट और पंजोता साहब कह रहे हैं ऐसी कोई चीज नहीं है कि 9 मई के वाकयात को तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप के साथ लिंक किया जा सके। नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक 9 मई के हवाले से तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज के हवाले से बात की थी, और खान साहब ने भी मशरूत माफ़ी का ऐलान भी किया था, फिर उससे अपने बयान से पीछे शायद हट गए हैं और अब जो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये जबरान लियाज साहब काफ़ी दिनों से इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे। वो चाहते हैं कि नौजवान सड़कों पर आएँ और नौजवान जो है वो रियासत को दोबारा अदम इस्तेकाम से जो है रियासत के ऊपर हमला करे और पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने के लिए एफर्ट है। मजीद आप कह सकते हैं अदम इस्तेकाम तो अदम इस्तेकाम से, लेकिन वो आर्मी चीफ का जो फंक्शन था ना, वो नेम हैदर साहब को मैं बता रहा हूँ कि उस फंक्शन के अंदर मैं मौजूद था। तो वो आर्मी चीफ का खिताब जो है, शायद आपने सिर्फ प्रेस रिलीज सुनी है, आपने प्रेस रिलीज के जो है टिकट्स पढ़े हैं, मैंने उनको बोलते हुए सुना है। तो उन्होंने बड़े लाउड एंड क्लियरली ये बात की थी कि जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने की कोशिश करेगा तो आगे हमें पाएगा। यानी इस मर्तबा यानी सख्ती इतनी ज्यादा होनी है। अब आर्मी के पास आपको मालूम है कि ना रबड़ बुलेट्स होती हैं, ना उनके पास टीयर गैस होती है, ना उसके पास डंडा सोटा होता है, उनके पास होती है सीधा बुलेट। तो आप गरीब लोगों के बच्चों को ना मरवाएं। आपको बड़े आप ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के जो फंक्शन था, मैं उसमें अंदर मौजूद था, मैं बता रहा हूं जी सिविलियंस अगर पाकिस्तान को अदम क्योंकि उन्होंने क्या कहा अपना लाउड एंड क्लियरली कि पाकिस्तान में 1947 में इस खित्ते में जो है वो इनकलाब आ चुका है, और इनकलाब आने के बाद पाकिस्तान उसके बाद वजूद में आ चुका है, और 2 रियासतें दुनिया में, उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से जो उसकी तशरीह आप कर रहे हैं, उस तशरीह मैं इनको बता रहा हूं कि आप ये निकलेंगे तो क्या वहां पर जो है वो ये दोबारा 9 मई करने के लिए निकलेंगे ना? इनका प्रीवियस पास्ट क्या है? मानेंगे नहीं। आज भी कहते हैं 9 मई हमने नहीं किया। अब जो लोग निकलेंगे कल वो गिरफ्तार होंगे या उनको कुछ होगा। स्टेटमेंट में मौजूद ये भी है, ये किस पैराए में था, ये भी है कि कोई भी पुरअमन एहतजाज करता है उसका हक जी। पुरअमन एहतजाज हो रहे तो तब ना, ये पुरअमन नहीं रहता ना। इनके पहले कैसे डिटरमिन हो सकता है? डिटरमिन इस तरह हो सकता है कि इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लो ना। 9 मई को क्या किया उन्होंने? 9 मई को जो ये कर गुजरे हैं, आप देख लेंगे कहां कहां हमला नहीं हुआ। पीएफ एयरबेस को देख लो, आप जीएचक्यू को देख लो, एएफआईसी रावलपिंडी को देख लें, आईएसआई की बिल्डिंग फैसलाबाद में देख लें, आप ये देख लें। और जो हर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर आप कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो इस मर्तबा क्या गारंटी है, इस मर्तबा क्या गारंटी है कि ये लोग वहां पर नहीं जाएंगे? अब रोज जो है जब आप 1971 वाले ट्वीट्स कर रहे हैं, आप एसआईएफसी के ऊपर जो है वो कर रहे हैं, आप आर्मी चीफ की तस्वीर लगा रहे हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, तो फिर कहेंगे जी हमने तो लोगों को पुरअमन रहने का कहा था और लोग चले गए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लीडरशिप की है जो ये कॉल दे रही है, फिर इसके ऊपर जो है ये कॉन्सिक्वेंस इनके ऊपर आना चाहिए। अंजुम वकील साहब ये बताएं, इस सारी सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपकी जमात के सदर हैं, पहले वो कायद थे, सदर बन गए, वो कहीं एक्टिव नजर नहीं आ रहे, उनकी स्टेटमेंट्स नहीं आ रही, और फिर कुछ ऐसे दावे हो रहे हैं मार्केट में कि वो उनको डिप्रेशन हो गया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है जी, कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब उनके भाई हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर है, वो अपना किरदार पूरा अदा कर रही हैं। तो आप अगर ये इनकी साजिश को देखें पीटीआई वालों की, तो वो तो आपके सामने है कि ये जैसा हसन अजीज साहब कह रहे 9 मई का वाक़या तो आपके सामने है। इससे पहले भी वो अपने कोर्ट की तारीख पे आते हैं कि आप देखें किस तरह इस्लामाबाद में तबाही करते हैं। कि आप ये देखें कि ये केस क्या पीपल पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने सारी चीजें फेस नहीं की, क्या सब अपने कोर्टों में केस पे या तारीखों पे नहीं आते थे, या किसी को गमला भी टूटा है? ये तो पीटीआई तो इसलिए इससे कुछ भी धोखा की जाती है। और मैं तो ये कहूंगा कि इसका अपना एजेंडा है ही कौन नहीं, ये तो एक इंटरनेशनल एजेंडे के तहत आई है।
और आप ये भी देखें कि जिस तरह इनके इंटरनेशनल, आप अमेरिका में करारदादें पास हो रही हैं इनके हक में, ये करारदादें कश्मीर के लिए क्यों नहीं पास हुई, ये कश्मीर फलस्तीन के लिए क्यों नहीं पास हुई, ये सारे इंटरनेशनल एजेंडा लेकर आए हैं। और कोई शक नहीं है कि ऐसे एजेंडे तो पाकिस्तान की वहां भी कुचलेगी और हमारे जो दफाई इदारे हैं या हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो पूरी तरह से अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा पाकिस्तान के काम को, पाकिस्तान में अमन को तबाह करने की कोशिश करेगा तो पूरी कुव्वत से पिछड़ा जाना चाहिए, पिछड़ा जाएगा इंशाल्लाह। ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तानी कौम का फैसला है कि अब जो कुछ हो चुका, पाकिस्तान एक बड़ी स्पीड से आगे जा रहा था, वो इनकी वजह से पीछे आ गया। अब सारी चीजें पाकिस्तानी अवाम के सामने है और पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा लोन इन्होंने लिया और लोन कहाँ पे खर्च हुआ वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान में एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू अगर दौर में नहीं कर सके, तो कर्जा पाकिस्तान की वहां पे बिलियन ऑफ डॉलर का उन्होंने बता दिया। अब लोग ये समझ नहीं आए, इसलिए आप इनके लोग इनके कहने पे ना बाहर निकलते हैं और अगर कोई कोशिश करेगा पाकिस्तान के अमन को खराब करने की, तो इसके लिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के इदारे इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और इनको बहुत बुरी तरह कुचलेंगे। ताकि याद रखें कोई ये और कोई इंटरनेशनल कुव्वत जो इनके पीछे है वो भी उनको सबक सिखाना जरूरी है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, जिसके पाकिस्तान के लोग वो बलवतन लोग हैं और वो अपने मुल्क पर ठीक है अंजुम वकील साहब, प्रोग्राम का सॉरी वक्त खत्म हो गया, आगाज में आपसे रब्ता नहीं हो सका, लिहाजा आपको ज्यादा टाइम नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम वकील साहब, हसन अयूब साहब और नईम पंजोता हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।